नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की सबसे बुनियादी इकाई के बारे में, कोशिका यानी द सेल। नमस्कार। हाँ, कोशिका बहुत ही दिलचस्प विषय है। लगता है स्कूल की बातें हैं, पर असल में ये जीवन का आधार है। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये कोशिका आखिर है क्या, कैसे पता चला इसके बारे में, कहाँ से शुरू करें। शुरुआत करते हैं लगभग 350 साल पहले से। 1665 की बात है। एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। हाँ, रॉबर्ट हुक, सुना है मैंने। उन्होंने कॉर्क में कुछ देखा था। सही। उन्होंने अपने बनाए हुए, मतलब उस जमाने के हिसाब से, माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल, कॉर्क, उसकी पतली सी परत देखी। अच्छा, तो क्या देखा उसमें? उन्हें छोटे छोटे खाने, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वैसे कोष्ठक दिखाई दिए, खाली खाली से। ओ, मधुमक्खी के छत्ते जैसे। हाँ, तो उन्होंने इन खानों को सेल नाम दिया। लैटिन में सेल्यूला का मतलब होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, सेल, वाह। पर आपने कहा खाली थे। हाँ, क्योंकि कॉर्क तो मृत होता है ना। तो हुक ने असल में जीवित कोशिका नहीं देखी थी। उन्होंने बस उन कमरों की दीवारें देखी थी, मतलब कोशिका भित्ति। अच्छा, तो ये बस बाहरी दीवारें थीं, पर फिर भी ये एक बड़ी खोज थी। बहुत बड़ी। पहली बार ये आइडिया आया कि अरे, जीवित चीजें ऐसी अलग अलग इकाइयों से बनी हो सकती हैं। ये नींव थी, समझिए। तो फिर जीवित कोशिका किसने देखी, मतलब हिलती डुलती असली वाली? उसका श्रेय जाता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। हुक के कुछ ही साल बाद 1674 में उनके माइक्रोस्कोप बेहतर थे। ल्यूवेनहॉक? हाँ, उन्होंने तालाब के पानी में देखा था शायद। बिल्कुल। तालाब के पानी में उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसी नन्ही चलती फिरती जीवित कोशिकाएं देखी। वो असल में पहली जीवित कोशिकाएं थी जो किसी ने देखी। कमाल है। तो हुक ने कमरे देखे, ल्यूवेनहॉक ने उनमें रहने वालों को। हाँ, कह सकते हैं। और फिर तो खोजें तेज हो गईं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। उन्होंने कोशिका के बीच में एक गोल सी चीज देखी। वो केंद्रक, न्यूक्लियस। हाँ, वही केंद्रक। फिर 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है ना, उसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अच्छा, जीव द्रव्य। ठीक है। और फिर वो सिद्धांत आया, कोशिका सिद्धांत। हाँ, सेल थ्योरी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1838 में श्लीडन, जो पौधों पर काम करते थे, और 1839 में श्वान, जो जंतुओं पर काम करते थे। श्लीडन और श्वान। हाँ, इन दोनों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया। इसमें दो मुख्य बातें थी। पहली, कि सारे पौधे और सारे जंतु कोशिकाओं से बने हैं। ठीक। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। और दूसरी, कि कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब स्ट्रक्चर भी वही बनाती है और सारे काम भी वही करती है। जीवन कोशिका के स्तर पर ही चलता है। लेकिन सर मुझे याद आ रहा है इसमें कुछ और भी जोड़ा गया था बाद में। हाँ, बहुत बढ़िया, आप सही याद कर रही हैं। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक और बहुत जरूरी बात जोड़ी। क्या थी वो? उन्होंने कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। अच्छा, मतलब कोशिकाएं अपने आप पैदा नहीं होती? नहीं, वो विभाजित होकर बनती हैं। पुरानी कोशिका से नई कोशिका। तो ये तीन बातें मिलकर कोशिका सिद्धांत पूरा करती हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, कोशिका जीवन की इकाई है और नई कोशिकाएं पुरानी से ही बनती हैं। बिल्कुल सही। और सोचिए, ये सब सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप से पता चला था। कोशिका के अंदर की असली दुनिया तो 1940 के बाद दिखी, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? उससे तो बहुत बारीक चीजें दिखती होंगी। हाँ, उससे कोशिका के अंदर के छोटे छोटे अंग, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, वो सब साफ साफ दिखें। ठीक है, तो ये तो हो गई खोज की कहानी। अब आते हैं इस पर कि सजीव आखिर बने किससे होते हैं। जैसे प्याज, हमारी किताब में प्याज का उदाहरण है। हाँ, प्याज वाला प्रयोग बहुत अच्छा है। अगर प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें एक जैसी ईंटों की तरह जमी हुई संरचनाएं दिखती हैं। हाँ, देखी है मैंने वो स्लाइड्स। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इन्हें कहते हैं एक कोशिक जीव, मतलब यूनिसेल्यूलर। एक कोशिका वाला जीव, वो जिंदा कैसे रहता है? कमाल की बात है ना। वो अकेली कोशिका ही सारे काम करती है। खाना पचाना, सांस लेना, बेकार चीजें बाहर निकालना, और यहाँ तक कि अपने जैसी नई कोशिका बनाना भी। गजब, एक कोशिका में पूरी फैक्ट्री। बिल्कुल। और फिर होते हैं हम जैसे जीव, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर। ये सब बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेल्यूलर। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं वाले। हाँ, खरबों कोशिका हैं, और इनमें काम बट जाता है।
अलग अलग तरह की कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं। अच्छा, मतलब स्पेशलाइजेशन। सही पकड़ा। जैसे कुछ कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, फिर ऊतक मिलकर अंग जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, और अंग मिलकर पूरा अंग तंत्र। और लेकिन सर, एक सवाल है, क्या हम जैसे जीवों में सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं या अलग-अलग दिखती हैं? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। उनका जो मूल ढांचा है वो तो समान होता है, लेकिन उनका आकार और आकृति उनके काम के हिसाब से बदल जाती हैं। काम के हिसाब से? कैसे? जैसे देखिए, हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है उसे लंबे लंबे संदेश भेजने होते हैं, तो वो लंबी और धागे जैसी हो जाती है। हाँ, वो डायग्राम देखा है। और जो मांसपेशी कोशिका है उसे सिकुड़ना, फैलना होता है, तो वो लंबी और पतली होती है। खून की लाल कोशिकाएं गोल और चपटी होती हैं ताकि पतली नसों में भी घुस जाएं। अच्छा, तो जैसा काम वैसा रूप। बिल्कुल। स्ट्रक्चर फॉलोज फंक्शन। कुछ कोशिकाएं जैसे अमीबा तो अपना आकार बदल भी सकती हैं, लेकिन हमारी ज्यादातर कोशिकाएं एक निश्चित आकार बनाए रखती हैं। कमाल है, कोशिकाओं की भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। हाँ हाँ, कह सकते हैं। अब जरा कोशिका के अंदर झांकें। हाँ हाँ, बिल्कुल। सबसे बाहर क्या होता है? वो झिल्ली? हाँ, हर कोशिका के चारों तरफ एक पतली लचीली झिल्ली होती है। इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये किस चीज की बनी होती है? ये मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। 2 परतें लिपिड की और उनमें प्रोटीन धसे हुए। और इसका काम क्या है? बस घेरा बनाना। घेरा बनाना तो है ही, मतलब कोशिका के अंदर की चीजों को बाहर के माहौल से अलग रखना। लेकिन ये सिर्फ दीवार नहीं है, ये एक बहुत होशियार गेटकीपर है। होशियार गेटकीपर मतलब ये हर किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देती। ये चुनती है कि कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी बाहर जाएगी और कितनी मात्रा में। सिलेक्ट करके भेजती है। अच्छा, इसीलिए इसे वो कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। एकदम सही। वर्णात्मक मतलब चुनने वाली, और पारगम्य मतलब आर पार जाने देने वाली। ये कोशिका के अंदर का माहौल सही बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। पर ये चीजें अंदर बाहर जाती कैसे हैं? अपने आप? कई तरीके हैं। 2 मुख्य तरीके हैं जिनमें कोशिका को ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। वो हैं विसरण, डिफ्यूजन, और परासरण, ऑस्मोसिस। सर, इन दोनों में क्या फर्क है? विसरण और परासरण, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। अच्छा सवाल है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, विसरण डिफ्यूजन किसी भी पदार्थ का, गैस, तरल, कुछ भी, अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ जाना है। जैसे कमरे में परफ्यूम छिड़कें तो वो फैल जाता है ना। हाँ हाँ। वैसे ही कोशिका के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज्यादा हो गई तो वो विसरण से बाहर निकल जाती है, और अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो अंदर आ जाती है। ठीक है, ये तो हुआ विसरण। अब परासरण। परासरण असल में पानी का विसरण है, लेकिन एक शर्त के साथ। ये हमेशा एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार होता है। मतलब पानी अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, लेकिन उस झिल्ली के थ्रू। ओ, तो परासरण सिर्फ पानी के लिए है और झिल्ली के आर पार? हाँ, मुख्य रूप से पानी के लिए, या कह सकते हैं सॉल्वेंट के लिए। और ये भी ज्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह की तरफ होता है। इसी वजह से वो किशमिश पानी में डालने पे फूल जाती है? बिल्कुल। किशमिश के अंदर पानी कम होता है, बाहर ज्यादा, तो पानी झिल्ली से अंदर जाता है और वो फूल जाती है। ये हुआ अल्प परासरण दाबी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का असर। और अगर उसे नमक के गाढ़े घोल में डाल दें तो किशमिश सिकुड़ जाएगी, क्योंकि तब बाहर पानी कम होगा, अंदर ज्यादा, तो पानी बाहर निकल जाएगा। ये हुआ अति परासरण दाबी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का असर। और अगर बाहर और अंदर पानी बराबर हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। समझ गई, ये परासरण तो बड़ा काम का है। बहुत ज्यादा। अब पौधों की बात करें तो उनमें इस झिल्ली के बाहर एक और परत होती है। हाँ, वो मोटी वाली कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सही। पादप कोशिकाओं में, कवक में, बैक्टीरिया में भी प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक मजबूत मोटी परत होती है, कोशिका भित्ति। पौधों में ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज? ये तो लकड़ी जैसा कुछ होता है। हाँ, वही। ये बहुत मजबूत होता है। तो कोशिका भित्ति का काम है कोशिका को एक निश्चित आकार देना, उसे सहारा देना और मजबूती देना। और इसका सबसे जरूरी काम क्या है? सबसे जरूरी काम है कोशिका को फटने से बचाना।
सोचो, अगर पौधे की कोशिका को सादे पानी में रख दें तो परासरण से पानी अंदर घुसेगा, हाँ, तो वो फूल जाएगी। फूलती जाएगी। जंतु कोशिका होती तो शायद फट जाती, लेकिन पादप कोशिका फटती नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति बाहर से एक दबाव बनाए रखती है, उसे फैलने से रोकती है। अच्छा, तो ये उसे प्रोटेक्ट करती है। और वो क्या था? जीवद्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलिसिस। हाँ, प्लाज्मोलिसिस। ये तब होता है जब पादप कोशिका को बहुत गाढ़े घोल में रख देते हैं। परासरण से पानी तेजी से बाहर निकलता है, तो वो सिकुड़ेगी। अंदर का जो जीवद्रव्य है वो सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हट जाता है। इसी को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। ओह, ठीक है। चलिए, अब दीवारें और गेट देख लिए, अब घर के अंदर चलते हैं। कोशिका के अंदर सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा है? वो है केंद्रक, न्यूक्लियस। इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर या दिमाग भी कह सकते हैं, कंट्रोल सेंटर। क्यों? क्योंकि ये कोशिका के ज्यादातर कामों को कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी, इसमें कोशिका की सारी आनुवांशिक जानकारी मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ये दिखता कैसा है? आमतौर पर गोल या अंडाकार होता है और इसके चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, ताकि चीजें अंदर बाहर आ जा सकें। और अंदर क्या होता है इसके? वो क्रोमोसोम, हाँ, केंद्रक के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। ये धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कोशिका विभाजन के समय मोटे होकर छड़ जैसे दिखने लगते हैं। क्रोमोसोम और डीएनए, इनमें क्या रिश्ता है सर? क्रोमोसोम असल में डीएनए और कुछ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए एक बहुत लंबा धागा है जो इन प्रोटीन्स पर लिपटा रहता है। और डीएनए में क्या होता है? डीएनए में हमारी सारी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, कोड के रूप में। जैसे आंखों का रंग क्या होगा, बालों का रंग कैसा होगा, सब कुछ। ये जानकारी माता पिता से बच्चों में जाती है। मतलब हमारी हेरिडिटी डीएनए में है। बिल्कुल। और डीएनए के वो छोटे छोटे हिस्से जो किसी एक खास गुण को कंट्रोल करते हैं, उन्हें जीन कहते हैं। जीन, सुना है ये नाम। जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती तब ये डीएनए उलझे हुए धागों के जाल जैसा दिखता है, उसे क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, पर आपने कहा था कुछ कोशिकाओं में ऐसा ऑर्गेनाइज्ड केंद्रक नहीं होता। हाँ, बैक्टीरिया जैसी जो सरल कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती। उनका डीएनए बस कोशिका के तरल पदार्थ में एक जगह पड़ा रहता है। उस जगह को केंद्रकाभ कहते हैं। केंद्रकाभ। हाँ, ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब पुराना केंद्रक। और जिनमें झिल्ली वाला असली केंद्रक होता है, जैसे हमारी कोशिकाएं, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक, मतलब असली केंद्रक। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा जटिल और विकसित होती हैं। उनमें केंद्रक के अलावा और भी कई झिल्ली वाले अंगक होते हैं। ठीक है, तो केंद्रक हो गया कंट्रोल रूम। अब उसके बाहर जो जेली जैसा पदार्थ भरा है, वो क्या है? वो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर का सारा हिस्सा। ये एक तरल मैट्रिक्स है। और इसी में बाकी चीजें तैरती रहेगी। हाँ, इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के दूसरे छोटे छोटे अंग यानी कोशिकांग मौजूद होते हैं। हर अंग का अपना खास काम होता है। कोशिकांग ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं ये? कई सारे हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड पौधों में रसधानियां। ओह, काफी सारे नाम हैं। एक एक करके समझे। पहला कौन सा था? एंडो रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में ईआर, ये झिल्लियों का एक बहुत बड़ा जाल है, नलियों और थैलियों जैसा, जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हो सकता है और कभी-कभी केंद्रक झिल्ली से जुड़ा भी रहता है। जाल जैसा। इसका क्या काम है? इसके दो रूप होते हैं। एक होता है खुरदुरा ईआर। रफ ईआर या आर ईआर। खुरदुरा क्यों? क्योंकि उसकी सतह पर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। अच्छा, तो आर प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और आर उन प्रोटीन को प्रोसेस करने और भेजने में मदद करता है। और दूसरा रूप? वो है चिकना ईआर, स्मूथ ईआर या एसईआर। उस पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वो चिकना दिखता है। उसका क्या काम है? एसईआर का काम है लिपिड मतलब वसा और स्टेनॉइड बनाना। इसके अलावा हमारे लिवर की कोशिकाओं में ये दवाइयों और जहरीले पदार्थों का असर खत्म करने, डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। तो ईआर प्रोटीन और लिपिड बनाता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। हाँ, ये कोशिका का प्रोडक्शन और इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा है। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। अब पैकेजिंग और डिलीवरी कौन करेगा? उसके लिए है गोल्जी उपकरण, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी। कैमेलो गोल्जी ने इसे खोजा था। गोल्जी उपकरण, ये कैसा दिखता है? ये चपटी थैली जैसी संरचनाओं का ढेर होता है, एक के ऊपर एक रखी हुई। इन्हें कुंडिकाएं कहते हैं। इसका काम पैकेजिंग है? हाँ, ईआर से जो प्रोटीन और लिपिड आते हैं, ये उन्हें रिसीव करता है,
फिर उनमें कुछ जरूरी बदलाव करता है, उन्हें छांटता है और फिर छोटी छोटी थैलियों वेसिकल्स में पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर जहां जरूरत हो वहां भेज देता है। अरे वाह, ये तो कोशिका का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस हो गया। बिल्कुल सही समझा। ये लाइसोसोम बनाने में भी मदद करता है। अच्छा, लाइसोसोम ये क्या है? लाइसोसोम्स भी छोटी गोल थैली जैसी संरचनाएं हैं। इनके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। पाचक एंजाइम मतलब पचाने वाले? हाँ, इनका काम है कोशिका में आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया या वायरस या फिर कोशिका के अपने ही पुराने टूटे फूटे अंगकों को पचाकर खत्म कर देना। ये कोशिका की सफाई करते हैं। ओह, तो ये कोशिका के सफाई कर्मचारी या रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट हुए? हाँ, कह सकते हो, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। लेकिन सर, इन्हें आत्मघाती थैली, सुइसाइड बैग भी कहते हैं, ऐसा क्यों? ये सुनने में अजीब लगता है। हाँ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी-कभी जब कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है या संक्रमित हो जाती है और उसका ठीक होना मुश्किल होता है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके अंदर के जो पाचक एंजाइम हैं वो अपनी ही पूरी कोशिका को पचा डालते हैं। अपनी कोशिका को क्यों? ताकि वो खराब कोशिका या संक्रमण आगे ना फैले। ये एक तरह का कोशिका का बलिदान है पूरी बॉडी को बचाने के लिए। बाप रे, ये तो बहुत सुगोई है ना? कोशिका के लेवल पर भी कितना कंट्रोल है। बिल्कुल। अच्छा, सफाई हो गई, अब ऊर्जा कहाँ से आएगी? उसके लिए कौन है? ऊर्जा के लिए है कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। एक वचन में माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम तो बहुत सुना है। पावर हाउस क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहीं पर कोशिकीय श्वसन होता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा निकालने का काम यहीं होता है। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के अणुओं जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसे वो एक खास मॉलिक्यूल में स्टोर कर लेते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी ये क्या है? एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वैसे ही कोशिका को कोई भी काम करने, जैसे मांसपेशियों को सिकोड़ने, संदेश भेजने या कुछ बनाने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यही एटीपी बनाते हैं। अच्छा, तो ये ऊर्जा के सिक्के बनाते हैं? हाँ, इसीलिए पावर हाउस। और इनकी एक और खास बात है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं। अपना डीएनए? केंद्रक के डीएनए से अलग? हाँ, बिल्कुल अलग। और अपने राइबोसोम भी। इसका मतलब ये कुछ प्रोटीन खुद ही बना सकते हैं। ये बहुत अनोखी बात है। ये तो सच में बहुत अजीब है। कोशिका के अंदर एक और छोटी कोशिका जैसी। हाँ, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ये कभी आजाद बैक्टीरिया रहे होंगे जो बहुत पहले यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मेहमान बनकर रहने लगे और फिर परमानेंट हिस्सा बन गए। वाह, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। बिल्कुल। ऐसा ही एक और कोशिकांग है जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। कौन सा? प्लास्टिड्स। लेकिन ये सिर्फ पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल में मिलते हैं। प्लास्टिड? हाँ, पौधों में। ये क्या करते हैं? प्लास्टिड भी कई तरह के होते हैं। सबसे जरूरी है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट? इसमें तो क्लोरोफिल होता है ना, हरा वाला। हाँ। क्लोरोप्लास्ट में ही हरा रंग द्रव्य क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है और इसी रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेकर अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ओह, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। सही। तो क्लोरोप्लास्ट पौधों के लिए रसोई घर जैसे हैं। इनमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इनमें भी? तो शायद ये भी पहले बैक्टीरिया थे। हाँ, यही माना जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा दूसरे प्लास्टिड भी होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट जो फूलों और फलों को रंग देते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च या तेल जमा करते हैं। ठीक है। पौधों में एक और बड़ी सी चीज दिखती है बीच में, खाली जगह जैसी। हाँ, वो है रसधानी। जंतु कोशिका में ये या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती हैं। लेकिन पौधों की कोशिकाओं में, खासकर पुरानी कोशिकाओं में, एक बहुत बड़ी केंद्रीय रसधानी, सेंट्रल वैक्यूल होती है। ये इतनी बड़ी क्यों होती है? ये कोशिका का 50 से 90% हिस्सा घेर सकती है। इसमें पानी, नमक, पोषक तत्व और यहाँ तक कि कुछ बेकार चीजें भी भरी रहती हैं। इसका काम क्या है? स्टोर करना। स्टोर करना तो है ही। साथ ही ये अंदर से पानी का दबाव बनाकर कोशिका को फुलाए रखती है। इसे स्फीति कहते हैं। टर्जिडिटी। इसी दबाव से पौधे सीधे खड़े रह पाते हैं, मुरझाते नहीं। ये कोशिका को कठोरता भी देती है। अच्छा।
तो ये स्टोरेज टैंक भी है और सपोर्ट सिस्टम भी। बिल्कुल। तो ये थे कुछ मुख्य कोशिकांग, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी, सब मिलकर काम करते हैं। सच में एक छोटी सी कोशिका में कितनी जटिल मशीनरी है। अद्भुत है ना। अब आखिर में एक और जरूरी प्रक्रिया की बात करते हैं, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का बंटना। ये क्यों जरूरी है? सोचिए, हम एक कोशिका से शुरू होकर इतने बड़े कैसे बनते हैं। हाँ, कोशिकाएं बढ़ती होंगी। कोशिकाएं बढ़ती हैं और फिर बट जाती हैं। इसी बटने को कोशिका विभाजन कहते हैं। इससे जीवों की वृद्धि होती है। अगर कहीं चोट लग जाए तो नई कोशिकाएं बनकर घाव भरती हैं, वो भी कोशिका विभाजन से। और प्रजनन के लिए युग्मक यानी स्पर्म और एग भी इसी से बनते हैं। अच्छा, तो ये कितने तरह का होता है? मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, सूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, इनमें क्या फर्क है? माइटोसिस सूत्री विभाजन हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है, वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए। इसमें एक कोशिका मात्र कोशिका बटकर 2 बिल्कुल अपनी जैसी कोशिकाएं, संतति कोशिकाएं बनाती है। बिल्कुल अपनी जैसी मतलब उनमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है जितनी मात्र कोशिका में थी। जैसे हमारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो माइटोसिस से बनने वाली नई कोशिकाओं में भी 46 ही होंगे। ठीक है, तो माइटोसिस से संख्या बढ़ती है पर गुणसूत्र उतने ही रहते हैं। हाँ। अब दूसरा है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ये सिर्फ खास कोशिकाओं में होता है, जनन अंगों की कोशिकाओं में। किस लिए? इसका काम है युग्मक बनाना, यानी पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में एग। इसमें क्या अलग होता है? इसमें विभाजन 2 बार होता है और आखिर में एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि इन चारों संतति कोशिकाओं युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आधी? 46 की जगह 23? हाँ, मनुष्यों में स्पर्म और एग दोनों में 23 क्रोमोसोम होते हैं। पर आधी क्यों हो जाती है? इसका क्या फायदा? सोचो, जब प्रजनन होता है तो स्पर्म जिसमें 23 क्रोमोसोम हैं और एग जिसमें 23 हैं। हाँ, निषेचन होता है। तो मिलकर जो पहली कोशिका जाइगोट बनती है, उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 + 23 = 46। वापिस उतना ही। बिल्कुल। अगर मियोसिस में क्रोमोसोम आधे ना होते तो हर पीढ़ी में संख्या डबल होती जाती, 46 से 92, फिर 184 गड़बड़ हो जाती। तो मियोसिस ये पक्का करता है कि हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहे। वाह, प्रकृति का सिस्टम कितना परफेक्ट है ना? तो ये थी कोशिका विभाजन की कहानी। तो हमने आज कोशिका के बारे में कितनी सारी बातें जानी, उसकी खोज से लेकर उसके अंदर के अंगों और उसके बटने तक। हाँ, संक्षेप में कहें तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी पर अपने आप में पूरी इकाई है। उसकी अपनी संरचना है, अपने अंगक हैं और वो सारे काम करती है जो जीवन के लिए जरूरी हैं। ये सच में अद्भुत है कि कैसे ये नन्ही सी फैक्ट्रियां हमारे अंदर लगातार काम कर रही हैं। बिल्कुल, हर एक हिस्सा, चाहे वो झिल्ली हो, केंद्रक हो या माइटोकॉन्ड्रिया, सबका अपना रोल है और सब मिलकर एक तालमेल में काम करते हैं। इससे कोशिका को देखने का नजरिया ही बदल गया। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। हाँ, बताइए। हमने बात की अमीबा की, जो सिर्फ एक कोशिका का जीव है। जरा सोचिए, वो अकेली कोशिका वो सारे काम कैसे कर लेती है? खाना, सांस लेना, चलना, प्रजनन, जिनके लिए हम जैसे जीवों में अरबों कोशिकाएं और इतने सारे अंग और सिस्टम बने हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब एक कोशिका में ही कितनी क्षमता है। हाँ, ये दिखाता है कि जीवन कितना अनुकूलनशील और दक्ष हो सकता है। अगली बार जब किसी भी जीवित चीज को देखें, एक पत्ती, एक कीड़ा या खुद को आईने में, तो उन लाखों करोड़ों अदृश्य कोशिकाओं के बारे में जरूर सोचिएगा जो उसे चला रही हैं। जरूर सोचूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प चर्चा के लिए। कोशिका की दुनिया वाकई हैरान करने वाली है। धन्यवाद।